मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अनवार चौधरी और नज़रिया हाद अमराज के सेकंड एडिशन के साथ आपके खिदमत में फिर से हाजिर हूं। नज़रिया हाद अमराज के ऊपर मेरा पहले जो काम हुआ है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिससे बहुत सारे दोस्त हजरात मुस्तफ़ीद हुए और उनके दोबारा से भरपूर फरमाइश पर नए जोशो जज्बे के साथ नज़रिया हाद अमराज के सेकंड एडिशन के हवाले से हाजिर हुआ हूँ। नज़रिया के बानी हैं डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर, जिन्होंने अपनी गिरां कदर खिदमत सर अंजाम दी और होम्योपैथी की फील्ड में इस नए नज़रिए को मुतारफ़ करवाया, जो कि साइंटिफिक बुनियादों पर इंतहाई ज़्यादा अहमियत का हामिल है और प्रूवन है। मैं ज़ाती तौर पर 2007 से इस नज़रिया के ऊपर अमल पैरा हूँ और अपनी प्रैक्टिस में इंतहाई शानदार कामयाबियाँ सिर्फ इस नज़रिए के ऊपर अमल करके हासिल की हैं। उसके बाद मैं डॉक्टर एहसानुल्लाह जावेद साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि जिन्होंने इंतहाई लगन से, मेहनत से अपना दिन रात एक किया और इस किताब के तहकीक व तर्जमा किया। पहला एडिशन जो था वो मौजूदा एडिशन की निस्बत काफ़ी मुख्तसर था। इस एडिशन के अंदर जो रिवाइज्ड एडिशन है, इसमें बहुत सारी डॉक्टर साहब ने अपडेट्स की हैं। आइए देखते हैं कि वो अपडेट्स क्या हैं। सबसे पहले तो मटीरिया मेडिका में जो दवाइयों के महवर थे उनके चार्ट्स को अपडेट किया गया है। जिन अद्विया का मटीरिया मेडिका या महवर नहीं थे उनको शामिल किया गया है। अद्वियात की अलामात में ना सिर्फ इजाफा किया गया है बल्कि उन्हें मज़ीद 12 हेडिंग्स में तकसीम किया गया है ताकि अलामात की अहमियत को समझने में मज़ीद आसानी हो। बच्चों से मुतल्लिका मिजाजी और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स का इजाफा किया गया है। बाज़ अद्वियात का दूसरी अद्वियात के साथ तकाबली जायज़ा भी दिया गया है ताकि दवाइयों को ज़्यादा अच्छे लेवल पर अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। सरगर्मी, हरारत और प्यास की तशरीह पर मबनी एक नए बाब का इजाफा किया गया है। बुखारों पर एक तफसीली चैप्टर ऐड किया गया है। बच्चों की केस टेकिंग और बुनियादी महवर की शनाख्त में आसानी के लिए सवालात शामिल किए गए हैं। शिफा याब केसेस में बच्चों और बुखार से मुतल्लिक चंद केसेस बमाए रेपर्टराइजेशन चार्ट्स और तकाबली जायज़ा के दिए गए हैं। एक्यूट चार्ट को रिवाइज किया गया है जिससे इंतखाब दवा में मज़ीद आसानी होगी और आप तमाम लोगों की सहूलत के लिए एक मुख्तसर रेपर्टरी भी इस किताब के अंदर शामिल की गई है। डॉक्टर साहब के नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इस किताब की कीमत सिर्फ 800 रुपये बमाए डाक खर्च है। तो आप किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप या अपना मुकम्मल एड्रेस भेजकर डॉक्टर साहब को जैज़ कैश करवा के या इजी पैसा करवा के ये किताब अपने एड्रेस पर मंगवा सकते हैं। डॉक्टर साहब की तरफ से खसूसी नोट है कि वो तमाम डॉक्टर साहबान जिन्होंने उनसे नज़रिया हाद अमराज का पहला एडिशन बराह रास्त ख़रीदा था, उनके लिए इस एडिशन की ख़रीदारी पर खसूसी रियायत है। तो इस भरपूर मौके से फ़ायदा उठाएं और अपनी प्रैक्टिस को चार चांद लगाएं। मोहतरम दोस्तों, थ्योरी ऑफ एक्यूट्स में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दवा के इंतखाब को, जो कि एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट अमल है। जब भी हमारे पास कोई एक्यूट लेवल पर पेशेंट आता है तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि पिन पॉइंट कौन सी दवा तक पहुंचा जाए कम वक्त में, कम सवालात पूछते हुए। तो इस हवाले से सबसे पहले थ्योरी ऑफ एक्यूट्स के फ्लो चार्ट को समझने की ज़रूरत है। किताब अगर आपके पास पुराना एडिशन है या आपके पास नया एडिशन है, दोनों सूरतों में किताब के आखिर में जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है उस पर हेडिंग है सरगर्मी या मुस्तदी। इसको हम एक्टिविटी कहेंगे। इसको मज़ीद 3 सब हेडिंग्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक्टिविटी कम हो जाए, एक्टिविटी बढ़ जाए या कोई तब्दीली ना आए। आप लोगों की सहूलत के लिए इंग्लिश का फ्लो चार्ट जो है वो मैंने स्क्रीन पर दिया है ताकि आप लोगों को समझने में और फ्लो चार्ट को इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। अगर हम बात करें लेफ़्ट साइड की, तो सबसे पहले जो रूब्रिक है वो है एक्टिविटी डिक्रीज्ड, यानी कि जब भी कोई हाथ अमराज का हमला होता है, किसी भी हाथ मर्ज का हमला हो, वायरल हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या कुछ भी हो, तो उस सूरत में कुव्वत हयात पर 3 तरह के असरात मुरतब होते हैं। या एक्टिविटी कम हो जाती है, या एक्टिविटी बढ़ जाती है, या फिर कोई तब्दीली नहीं आती।
आज हम बात करने जा रहे हैं एक्टिविटी डिक्रीज्ड, और एक्टिविटी डिक्रीज्ड को आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है स्लीप ओवर पावरिंग, यानी कि एक्टिविटी जब कम हो जाती है, मरीज शदीद बुखार या तकलीफ में है लेकिन इसके बावजूद वो गहरी नींद में चला जाए, तो इसको कहा जाता है स्लीप ओवर पावरिंग। स्लीप ओवर पावरिंग में जो पुराना चार्ट है उसके अंदर 3 अद्वियात दी गई थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने मजीद इसमें इजाफा किया है और 5 अद्वियात को शामिल किया है। आइए देखते हैं कि वो 5 अद्वियात कौन सी हैं और उनका तकाबली जायजा लेते हैं कि किस तरीके से हम क्विकली उनमें से बिलमिसल दवा का इंतखाब करके अपने मरीज को अच्छी सेहत की तरफ फौरी तौर पर गामजन कर सकते हैं। तो नींद के गलबे में अगर हम देखें तो सर-ए-फेहरिस्त ओपियम, एंटीमोनियम टार्ट, नक्स मस्काटा, सल्फर, एपिस मेलिफिका और जेलसीमियम अद्वियात दी गई हैं। अब अगर हमने एक पॉइंट पर इनको डिफ्रेंशिएट करना हो कि कौन सी दवा के क्या की नोट सिम्टम है कि जिसकी वजह से हम उसी दवा के इंतखाब की तरफ जाएंगे, तो वो इनके साथ तहरीर की गई हैं। जस्ट लाइक ओपियम क्विक इन एक्शन होता है, जब भी आप इससे बात करेंगे बज़ाहिर ये गहरी नींद में होता है, गनूदगी में होता है, आप इसको एक आवाज़ देंगे तो ये फौरी तौर पे हाई अलर्ट होकर आपको जवाब देगा। एंटीमोनियम टार्ट का पेशेंट चिड़चिड़ा होता है। नक्स मास्काटा का मरीज इतना बौखलाया हुआ और नकाहत और कमजोरी का शिकार होता है कि वो ऊँग रहा होता है, उसको हिलाया जुलाया जाए, उसको बुलाया जाए, आंखें थोड़ी सी खोलेगा और उसके बाद फिर आंखें बंद कर लेता है, यानी कि इतनी गनूदगी में होता है। सल्फर का मरीज खुश और हंसता हुआ जागता है। इसी तरीके से एपिस मेलिफिका थोड़े से शोर से और डर से जाग जाता है। जैलसीमियम का मरीज गो के गनूदगी में होता है लेकिन उसको नींद नहीं आती और अक्सर औकात उसको सांस लेने के लिए आंख खोलनी पड़ती है, उसकी आंख खुल जाती है। आइए बारी बारी इन अद्वियात के मजीद की पॉइंट्स को देखते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से नींद के गलबे यानी स्लीप ओवर पावरिंग के चार्ट के हवाले से आगाही हो सके। सबसे पहले हम दवा लेते हैं ओपियम। इसकी अगर हम एक्सेस को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्लीपी, हार्ट और थर्स्टलेस, यानी इसकी अगर हम सरगर्मी को देखें, एक्टिविटी को देखें, तो जो ही ओपियम का मरीज किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार होता है या किसी भी बीमारी में मुब्तला होगा तो वो सुस्ती में चला जाएगा, उसकी एक्टिविटी डाउन हो जाएगी, उसको गर्मी महसूस होगी और उसको प्यास नहीं होगी। बाज़ इसमें प्यास भी शामिल होती है, हाई ग्रेड फीवर में इसमें थोड़ी बहुत प्यास आ जाती है। मज़ीद इसके की पॉइंट्स को अगर देखें, एंट्री पॉइंट्स को, तो स्लीप ओवर पावरिंग है, कॉन्स्टिपेटेड है, नो कंप्लेन, लेकिन क्विक इन एक्शन, जैसा कि शुरू में मैंने बताया था कि जो ही आप इसको बुलाएंगे तो ये क्विक इन एक्शन होता है, किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं करता। इसी तरीके से अगर इसके हम काजेज की बात करें तो खौफ के असरात बद की ये एक बेहतरीन दवा है, लेकिन खौफ की वजह से पैदा होने वाली तकालीफ एकोनाइट के ज़ुमरे में आती हैं, इसके ज़ुमरे में नहीं आती। इसी तरीके से अगर मरीज ड्रग एडिक्शन का शिकार है और ड्रग्स छोड़ देने के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस का सामना उसको करना पड़ता है, उसके लिए ये एक बेहतरीन दवा है। इसका मरीज तेज़ बुखार में गाना गाता है, उसको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, ठंडी जगह की तलाश में बिस्तर पर करवटें बदलता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, इसका खाना खाने को दिल नहीं चाहता, ग़िज़ा से नफ़रत होती है। इस दवा को कतई तौर पे आपने नहीं देना, भले सारी अलामात मिलती हों। अगर बच्चा या मरीज़ किसी तरह के दर्द की शिकायत करे, तकलीफ़ की शिकायत करे, तो ओपियम रूल आउट हो जाएगी, यानी कि ओपियम दवा नहीं बनेगी, इसको आपने निकाल देना है। दूसरी दवा की तरफ चलते हैं, एंटीमोनियम टार्ट। इसके एक्सेस को देखें, स्लीपी, चिली और थर्स्टलेस, यानी कि ये एक सर्द मिजाज दवा है, नींद का गलबा बहुत ज़्यादा होता है और मरीज को प्यास नहीं लगती। एंट्री पॉइंट्स में इंतहाई ज़्यादा कमज़ोरी, पसीना और नींद। पसीना अक्सर इसको माथे पर ज़्यादा आता है, छाती में खड़खड़ाहट होती है, सीने में बलगम का इज्तिमा होता है जो कि निकल नहीं पाता। बच्चे को, अगर पेशेंट आपका बच्चा है तो उसको अगर आप देखते हैं, उसको टच करते हैं या चेकअप करना चाहें
तो बच्चा इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करता। गुस्सा, परेशानी और वैक्सीनेशन के असरात बद की वजह से मरीज़ एंटीमोनियम टार्ट के अलामात का शिकार हो सकता है। ऐसे मरीज़ को अगर बिलखसूस बच्चा है, चेस्ट इन्फेक्शन की सूरत में आपके पास आया है, हाई ग्रेड फीवर है, नमूनिया है, तो ऐसी सूरत में मतली और कै हो सकती है, बच्चे को दूध से नफरत होती है, निढाल होता है, कमज़ोर होता है और खसूसी तौर पर माथे पर पसीना आ रहा होता है। इस दवा को रूल आउट कर देना है अगर प्यास पाई जाए तो, या फिर गनूदगी, कमज़ोरी और पसीना ना हो तो तब एंटीमोनियम टार्ट दवा नहीं बनेगी। तीसरी दवा की जानिब नक्स मास्काटा। इसकी अगर हम एक्सेस की बात करें, स्लीपी है, चिली है, थर्स्टलेस, यानी कि ये दवा, इसमें सुस्ती पाई जाती है, नींद का गलबा ज़्यादा है, ये दवा सर्द है और इसमें प्यास नहीं होती। इसके एंट्री पॉइंट्स की बात करें तो नींद का गलबा बहुत ज़्यादा होता है, मरीज़ के मुंह में खुश्की बहुत ज़्यादा होती है और मरीज़ को कब्ज़ भी होती है और मरीज़ जो है ये कनात पसंद होता है। फेंटिंग स्पेल्स इसको आते हैं, यानी कि मरीज़ इतना मदहोश होता है कि ये गहरी गनूदगी में चला जाता है। दूध या ज़्यादा खुराक खाने के असरात बद की सूरत में ये दवाई बन सकती है। इसी तरीके से ठंडे मौसम और ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल से अगर मरीज़ किसी तरह की बीमारी में मुब्तला हुआ है तो उस सूरत में नक्स मास्काटा उसकी बिलमिसल दवा साबित हो सकती है। मरीज़ का मुंह इस कदर खुश्क होता है कि थूक ना निगला जा सकता है ना फेंका जा सकता है। और एक और बड़े इसकी ज़बरदस्त की पॉइंट सिम्टम है कि जितनी ज़्यादा सर्दी बढ़ती जाती है उतनी ज़्यादा इसकी गनूदगी बढ़ती जाती है, यानी कि उतना ज़्यादा ये गनूदगी में जाता है। अगर मरीज़ को पसीना आए या ऊंग और गनूदगी ना हो तो इस दवा को रूल आउट कर दें, यानी कि नक्स मास्काटा के मरीज़ को पसीना बिल्कुल नहीं आता और अगर इस का मरीज़ एक्टिव हो, अलर्ट हो, तो तब भी हम नक्स मास्काटा प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे। नंबर 4 पे सल्फर। इसके एक्सेस देखें, डल, हार्ट, थर्स्टलेस, यानी कि मरीज पर नींद का गलबा होता है, मरीज गर्मी महसूस करता है, इसको प्यास नहीं होती। मजीद अगर इसके की पॉइंट्स को देखें तो मरीज अपनी बीमारी से मुतल्लिक फिक्रमंद होता है मगर टेस्ट नहीं करवाना चाहता। इवन कि उसको कहा जाए कि बीपी चेक करवा लो तो वो बीपी भी चेक करवाने से अवॉइड करता है। मरीज हाथ पाँव उसके गर्म होते हैं, गर्मी महसूस करता है। अगर आप उसके होंठों को देखें तो होंठ बाकी चेहरे की निस्बत ज़्यादा लाल सुर्ख दिखाई देंगे आपको। और मरीज़ के अंदर गुस्सा मौजूद होता है, मरीज़ खुद पर गुस्सा कर रहा होता है कि अगर मैं ये गलती ना करता, मैं ठंडा पानी ना पीता, मैं धूप में ना जाता, मैं ये काम ना करता तो मैं बीमार ना होता। तो इसके असरात बद में कसरत कार या जिस्मानी अखराजात के दब जाने की वजह से बीमारी पैदा हो सकती है। मरीज़ को चोट लग जाए, मोच आ जाए या गिर जाने के असरात बद हों तो तब भी सल्फ़र एक बेहतरीन दवा साबित हो सकती है, बशर्ते कि इसके बाकी एक्सेस मरीज़ से मैच करते हों। इस दवा को रूल आउट कर देना है अगर बच्चा या मरीज़ सफाई सुथराई पसंद करता हो और नहाने की ख्वाहिश करे, तो तब आपने सल्फ़र कतई तौर पर नहीं देनी। आखिरी दवा इस चार्ट की एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका के अगर हम एक्सेस की बात करें तो ये डल, हार्ट और थर्स्टलेस है, यानी कि नींद का गलबा, सुस्ती, गर्मी। इसमें प्यास और अदम प्यास ये दोनों आ जाती हैं। इसी तरीके से जैसे सल्फर पीछे गुजरी है उसमें भी प्यास और अदम प्यास दोनों कैटेगरीज के अंदर वो दवाई फाल करती है। तो इसके मजीद एंट्री पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो आँखों के नीचे उडेमा होता है, आँखों के नीचे सोजन होती है, थैलियाँ बनी होती हैं और मरीज़ को अगर हाई ग्रेड फीवर है या गुर्दों की तकलीफ़ है या कहीं पे भी कोई पेन है तो उसके साथ एक बड़ी की नोट सिम्टम है पेशाब की बार बार हाजत। थोड़ा थोड़ा मगर बार बार पेशाब का आना इसकी की नोट सिम्टम है।
अगर मरीज़ के मिजाज की बात करें तो इंतहाई गुस्से वाला, मन मर्जी वाला, हासिद, तहकमाना रवैये वाला मरीज़ होता है। नींद में चीखता और चिल्लाता है। इस दवा को रूल आउट कर देना है अगर मरीज़ नरम मिजाज हो, उसमें इंकसारी पाई जाए, और इसको तब भी रूल आउट कर देना है अगर तकालीफ बाई जानिब की हो, यानी कि अगर लेफ्ट साइड में किसी तरह की कंडीशन है, कोई तकालीफ है, तो आप एपिस अप्लाई नहीं करेंगे। राइट साइडेड रेमेडी है, राइट साइड में इसकी अलामत फाल करती हैं। इसके असरात माबाद में हसद, तैश या बुरी खबर सुनने के असरात बद हो सकते हैं, या पेशेंट को अगर कोई स्किन डिसऑर्डर्स हुए और उसको दबा दिया गया तो उसके बाद भी इसकी अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। आखिरी दवा इस कैटेगरी की जैल्सीमियम। इसके एक्सेस को देखें तो डल, चिली, थर्स्टलेस, यानी मरीज को सुस्ती है, नींद का गलबा होता है, सर्दी लगती है और प्यास नहीं होती। अगर हम एंट्री पॉइंट्स की बात करें तो मरीज के पपोटे यानी कि बालाई पलकें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा भारी होती हैं। मरीज चाहने के बावजूद भी आंखें खुली नहीं रख सकता। मरीज चाहता है कि वो लेट जाए, बुज़दिल होता है, बीमारी से मुतल्लिक तशवीश महसूस करता है और खामोश और तन्हा रहना चाहता है। पट्ठे और आज़ा उसके कंट्रोल में नहीं होते। इसके असरात माबाद में कोई सडन अच्छी या बुरी न्यूज़ सुन ली हो, कोई अचानक से मरीज डर गया हो, गुस्से में चला गया हो, या किसी अचानक परेशानी में मुब्तला हो गया हो। अक्सर बच्चों में इम्तिहान का खौफ होता है, स्टेज पर या महफिल में जाने से खौफ होता है। उस सूरत में ये दवाई की सिम्टम्स डिवेल्प हो सकती हैं। या वबाई ज़ुकाम के बाद अगर पेशेंट ठीक ना हो रहा हो और सिम्टम्स एक्सेस के मुताबिक मैच कर रही हूँ, तो ये एक बिलमिसल दवा के तौर पर मरीज़ को फौरी तौर पर अच्छी सेहत की तरफ ले जाने में मददगार साबित हो सकती है। इस दवा को आपने रूल आउट कर देना है अगर मरीज़ की पलकें भारी ना हो, यानी कि अगर मरीज़ की पलकों पे बोझ ना हो, भारी ना हो, तो आप इस दवा को कतई नहीं देंगे। अगर मरीज़ सुस्त ना हो तो इस दवा को नहीं देंगे। और अगर तकलीफ अचानक से हुई हो, जैसे एकोनाइट में आनन फानन तकलीफ डिवेल्प हो जाती है, ऐसी कंडीशन हो, तो तब भी इस दवा को हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो मोहतरम दोस्तों, उम्मीद है कि ये मेरी काविश आपको पसंद आई होगी। इस चैप्टर के अंदर मैंने जो कुछ समझाया है, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी एक्यूट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा शानदार हो सकती है। आप सिंगल रेमेडी देकर इंतहाई कॉन्फिडेंटली पेशेंट को क्योर की तरफ लेके जा सकते हैं। मेरा ज़ाती जो एक्सपीरियंस है कि मैं पेशेंट को जो भी बिलमिसल दवा है किसी भी पोटेंसी में 200 में अमूमी तौर पे मैं देता हूँ। 200 की एक डोज दे के मरीज़ को कहता हूँ कि जस्ट 15 मिनट्स के लिए घड़ी का टाइम नोट करके मुझे फीडबैक दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट का जो फीडबैक होता है वो हैप्पी होता है कि जी मुझे सुकून आ गया है, मेरी तकलीफ़ कम हो गई है, बेचैनी कम हो गई है। तो आप भी लाजमी तौर पर इस मेथड को अप्लाई करें और अपने अपने नतायज जो हैं वो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को और अपने कोलीग्स को लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि उनकी भी प्रैक्टिस में ज़बरदस्त किस्म का इजाफा हो और हम तमाम लोग मिलकर दुखी इंसानियत की बेहतरीन खिदमत कर सकें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।